गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोडोन 3। और आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आरएनए, जो कि एक टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी आरएनए है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो है कि ये एक टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड होते हैं और इसमें राइबोज शुगर जो है वो पाया जाता है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द डीएनए। राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं, वो ये है कि आपके पास में जो सेकेंड प्राइम कार्बन जो होते हैं वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है आरएनए के केस में, और वहां के हाइड्रोक्सिल OH को हटा करके वहां पे सिर्फ अगर हाइड्रोजन होगा तो एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट होने के चलते इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर भी बोला जाता है। और ये दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी न्यूक्लियोटाइड दैट इज फाउंड इन द आरएनए, जिसमें आप ट्राइफॉस्फेट फॉस्फेट देख सकते हैं, एक शुगर बेस देख सकते हैं और वहां पे नाइट्रोजनस बेस अटैच किया हुआ देख सकते हैं। इसमें जो 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो आपके पाए जाते हैं, इसमें है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। यूरासिल पाया जाता है, डीएनए में थायमिन पाया जाता है। थायमिन और यूरासिल के स्ट्रक्चर में सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस होता है, यहां तक कि थायमिन का नोमेनक्लेचर 5 प्राइम मिथाइल यूरासिल भी बोला जाता है। साथ ही साथ में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एमआरएनए का कि ये न्यूक्लियोटाइड के एक सिंगल चेन के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। हालांकि डबल स्ट्रैंडेड भी आरएनए पाए जाते हैं अगर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होगा, लेकिन वो एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड पाए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में, जेनेटिक मटेरियल में भी ये डबल स्ट्रैंडेड में पाए जाते हैं और कहीं कहीं पे ये डीएनए के हाइब्रिड के साथ में भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ में क्या है कि दे वर्क एज अ इंटरमीडिएट इन अ प्रोटीन सिंथेसिस। इसका कहने का मतलब है कि आरएनए जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक इंटरमीडिएट के तौर पे काम करेंगे, क्योंकि डीएनए जो है वो डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जो अमीनो एसिड्स का रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए पहले वो एक एमआरएनए और जितने भी आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए जो हम लोग डिस्कस करेंगे, उन सारे आरएनए का सिंथेसिस करता है ताकि वो डीएनए से इंटरैक्ट करके या फिर वो डीएनए अपने आप को कोड करे एमआरएनए के फॉर्म में, और बाकी आरएनए जो होते हैं वो एमआरएनए से इंटरैक्ट करके फाइनली प्रोटीन का कोडिंग का काम करेंगे। यहां तक क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट इसमें आते हैं स्लाइड पे। नाउ इट वर्क्स एज अ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल एज वेल। तो कुछ आरएनए ऐसे होते हैं जो कि आपके रेगुलेटरी मॉलिक्यूल के भी तौर पे काम करते हैं, जिसका मैं परफेक्ट एग्जांपल में बताता हूं हमेशा। जैसे अगर एंजाइम के तौर पे अगर काम करना है तो हम लोग उस तरह के आरएनए को राइबोजाइम्स बोलते हैं, जिसका एक एग्जांपल था स्प्लाइसिंग ऑफ एमआरएनए इन यूकैरियोट्स। तो वहां पे आप ज्यादातर देखते हैं कि राइबोसोम में इंट्रॉन और एक्सॉन का जो स्प्लाइसिंग हो रहा होता है, तो जैसे ही किसी भी न्यूक्लिक एसिड के कटिंग की बात आती है तो जहन में हमारे हमेशा आता है कि वो कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या कोई एंजाइम होगा। लेकिन जब आप स्प्लाइसिंग का टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि कई सारे हेटेरोन्यूक्लियस या एसएनआरएनएस होते हैं जो U1, U2, U4, U5, U6 वगैरह थे, जो इंटरैक्ट करते हैं आरएनए मॉलिक्यूल से और वो उसको कट करके न्यूक्लियोफाइल अटैक करके और एक्सॉन्स को जोड़ने का काम कर रहे होते हैं। तो दे आर एट दैट टाइम दे आर वर्किंग एज एन एंजाइम और हम लोग उनको राइबोजाइम्स बोलते हैं। टू वर्क एन एंजाइम दे हैव टू एक्वायर अ कॉम्प्लेक्स टर्सरी स्ट्रक्चर। तो जिस तरह से प्रोटीन को अगर एंजाइम के तौर पे काम करना होता है तो उसको टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एक्वायर करना होता है, तो ठीक उसी तरह से आरएनए को भी एंजाइम के तौर पे काम करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स टर्सरी स्ट्रक्चर के तौर पे ज्वाइन करना पड़ता है। आरएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज जस्ट अ लीनियर चेन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें यूजुअली दे एग्जिस्ट इन अ सिंगल स्ट्रैंडेड। जो भी आरएनए होते हैं वो यूजुअली एक सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन कुछ आरएनए ऐसे भी होते हैं जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। उस केस में क्या है, बट दे कैन फॉर्म अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर बाय इंटरचेन बॉन्डिंग। तो जो भी आरएनए का एक सिंगल चेन है वो आपस में बेंड कर जाते हैं और वहां पे इंटरचेन बॉन्डिंग के तौर पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे इंटरचेन बॉन्डिंग के तौर पे ये दिखाई देते हैं, जहां पे अपने सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रा चेन, यानी कि आपस में ही चेन के ही अंदर में कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जो आपस में बेस पेयरिंग करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काम करते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल जो था वो टीआरएनए के केस में होता है। आई एम रियली सॉरी, टीआरएनए के केस में होता है जो एंटी कोडोन लूप या तीन डोमेन्स जो पाए जाते हैं टीआरएनए में, वो क्लियरली शो करते हैं कि वो टीआरएनए जब बने होंगे तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक लीनियर चेन के तौर पे अवेलेबल है और वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होकर के 3 डोमेन का सिंथेसिस करते हैं। नाउ
जो पहला टाइप है आरएनए का, उसको डिस्कस करने के लिए, दैट इज मैसेंजर आरएनए। इट इज अ वेरी कॉमन नेम जो आपके क्लास 11th क्लास 12th से ही चला रहा होता है, इसलिए इसको डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट के साथ साथ में आसान भी होता है। एज द नेम सजेस्ट, इट कैरीज द मैसेज फ्रॉम द डीएनए कि इससे किस तरह के प्रोटीन बनने जा रहे होते हैं। तो इट इज अ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन टू असेंबल द एमिनो एसिड इनटू अ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये एक क्या करते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन के तौर पे अवेलेबल होते हैं जो डीएनए अपना भेजता है कि कौन से एमिनो एसिड का सीक्वेंस किसके बाद होगा, सीक्वेंस में एमिनो एसिड किस एमिनो एसिड के बाद में होंगे प्रोटीन के सिंथेसिस में। इट वर्क्स एज इट कंटेन्स अ कोड फ्रॉम द डीएनए टू प्रोटीन एंड इन्हीं के ट्रांसक्रिप्शन, ये डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन होने से सिंथेसाइज होते हैं। और एमआरएनए के लिए प्रोकैरियोट में मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि जितने भी प्रोकैरियोटिक आरएनए होते हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के प्रोटीन से सिंथेसाइज या एंजाइम से सिंथेसाइज होते हैं, जो आरएनए पॉलीमरेज नॉर्मल टर्म में किया जाता है। यूकैरियोट्स में जितने भी अलग अलग तरह के आरएनए होते हैं उनके लिए अलग अलग तरह के एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें एमआरएनए अपने रिस्पॉन्सिबल जीन जिससे एमआरएनए का कोडिंग होता है, वो आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो जब बाइंड करेंगे डीएनए से तब एमआरएनए की सिंथेसिस होगी। मेरे कहने का मतलब है कि अगर एमआरएनए को कोड होना है या एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होना है तो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज 2 करेंगे तभी एमआरएनए की सिंथेसिस होती है। दैट इज द एंजाइम बाइंडिंग डोमेन्स जो होते हैं, डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स जो होते हैं, वो डिसाइड करता है कि किस प्रमोटर से बाइंड करके किस तरह के एमआरएनए का सिंथेसिस करना है। सो दिस इज द सेंट्रल डॉगमा दैट हैज बीन गिवन, दैट डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर जीन, जिसमें आप एक एमआरएनए का स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं, जिसमें आपका एक +1 साइट है। +1 साइट क्या होता है, जहां से फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जाएगा आपके एमआरएनए के 5 प्राइम एंड के लिए। दूसरी चीज क्या है कि एक टर्मिनेशन कोडोन है, टर्मिनेशन कोडोन बोल रहा हूं, टर्मिनेशन साइट है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाना होता है, और इनिशिएशन से टर्मिनेशन कोडोन के बीच में कोडिंग सीक्वेंसेस या कोडिंग रीजन उसको बोला जाता है। +1 साइट से अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो वो डाउन स्ट्रीम बोला जाएगा, और +1 साइड से पहले पे आने पे अप स्ट्रीम बोला जाता है। इसमें एक और इंफॉर्मेशन मैंने ऐड किया है कि आरएनए के स्ट्रक्चर में एक और पार्ट पाया जाता है यूकैरियोट्स के केस में, जिससे दैट इज 5 प्राइम कैपिंग और 3 प्राइम पॉलीएडेनाइलेशन, which provides the stability to the mRNA when it is getting transported from the nucleus to the cytoplasm for protein synthesis। ठीक है, तो हम लोग जब ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक को डिस्कस करेंगे उस वक्त में हम लोग इस चीज का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। नाउ सेकेंड टाइप का जो आरएनए है दैट इज राइबोसोमल आरएनए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आरएनए के फॉर्म है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर नॉट फ्री। नॉर्मली जितने भी आरएनए होते हैं वो आपके फ्रीली अवेलेबल होते हैं सेल के अंदर में, लेकिन राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, क्योंकि उनके साथ में कुछ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अराउंड उनको रैप अराउंड होना होता है, और तब फाइनली जाकर के वो राइबोसोम का स्ट्रक्चर को बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन दोनों मिलकर के राइबोसोम का सिंथेसिस करेंगे। किसी भी फंक्शनल राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। यहाँ पे राइबोसोम का बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के पहले एक सेपरेट वीडियो जाएगा आपका, जिसमें राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना है। फिलहाल यहाँ जानने के लिए करेंगे कि स्मॉल सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट दोनों ही अलग अलग फॉर्म में साइटोप्लाज्म में अवेलेबल होते हैं, और जिस समय प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है सिर्फ उसी वक्त राइबोसोम्स जो हैं एक दूसरे से अटैच करते हैं, और जब वो अटैच करेंगे तब हम लोग उनको फंक्शनल राइबोसोम्स बोलते हैं। फंक्शनल राइबोसोम का साइज प्रोकैरियोट के केस में 70s माना जाता है, जबकि यूकैरियोट में उसको 80s माना जाता है। प्रोकैरियोट में जो 70s सब यूनिट है वो 50 और 30s सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। S और S के बारे में मैं थोड़ी देर में बताता हूं कि क्या है। ये जो 50s सब यूनिट है उसमें 23S और 5S और उसके साथ साथ में 35 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन भी पाए जाते हैं, जबकि स्मॉल s में 30s में आपके 16S और 21 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये जो आपका SS आप लोग डिस्कस कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, हेयर S रिप्रेजेंट्स द स्विडबर्ग कोएफिशिएंट, और किसी भी प्रोटीन का यूनिट ऑफ आरएनए साइज, राइबोसोमल आरएनए साइज है ये,
और किसी भी प्रोटीन को जब आप राइबोसोम्स को जब आप सेपरेट कर रहे होते हैं, मेरा ये कहना है कि अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं कि 16S 18S ये राइबोसोम्स हैं, लेकिन जब आप राइबोसोमल आरएनए है, लेकिन जब आप स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट की बात करें तो ये सिर्फ राइबोसोमल आरएनए नहीं होते हैं, बल्कि आपके प्रोटीन भी आते हैं। तो जैसे अगर आप 16S की बात कर रहे हैं तो 16S एक्चुअली में एक प्रोटीन सब यूनिट होता है और उसके चारों तरफ आरएनए लपेटा हुआ होता है, और इसलिए चूंकि वो 16S के साथ में वाइंड अप किया हुआ है, इसलिए उससे जुड़े हुए राइबोसोमल आरएनए का भी नाम 16S दिया जाता है। सो बेसिकली क्या है कि ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन जो आपका माइग्रेशन होता है उसको हम लोग मैथमेटिकली स्वेडबर्ग कॉफिशिएंट से या एस से डिनोट करते हैं, इसलिए आप जितने भी प्रोटीन सब यूनिट्स, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स वगैरह आप देख रहे हैं उसके आगे में एस लगा हुआ है। एक और बात, जो स्वेडबर्ग कॉफिशिएंट है वो एडिटिव नहीं होते हैं, यानी कि आप पे ये सवाल उठ सकता है या आपसे पूछा जा सकता है कि 30 और 50 और 30 होने के बाद में ये 70 क्यों है, 80 क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों प्रोटीन्स अलग अलग होते हैं, इनका माइग्रेशन अलग होता है। जब आप दोनों प्रोटीन को जोड़ करके एक राइबोसोम बनाते हैं और तब आप उसको सब्जेक्ट करते हैं माइग्रेट करने के लिए, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो एडिटिव वे में करें। डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन में अपने वो डेंसिटी के हिसाब पे वहां जा करके मैच करते हैं, उसके हिसाब से उनका वैल्यू पुट ऑन किया जाता है। ठीक ठीक उसी तरह से यूकैरियोट्स में आपके पास में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं जो 60 और 40S से मिलकर के बने होते हैं, जहां पे 60S जो है वो 28S 5.58 5.8S और 5S से मिलकर के बने होते हैं। वहीं 40S जो होता है वो 18S से मिलकर बना होता है, और साथ ही साथ में उसमें 33 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स भी पाए जा रहे होते हैं। यहाँ पे जो राइबोसोमल आरएनए है वो अपने जीन से आरएनए पॉलीमरेज 1 से सिंथेसाइज होते हैं। वहीं पे इसके एक सब यूनिट जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है 5S, वो आरएनए जीन से सिंथेसाइज नहीं होते हैं, उसके लिए टीआरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। इज इट क्लियर? इफ इट इज क्लियर देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज द ट्रांसफर आरएनए। एज इट नेम सजेस्ट इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर समथिंग, और इसको एज एन एडाप्टर मॉलिक्यूल के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया हुआ था, जिसका मेन काम था एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना एमिनो एसिड और एमआरएनए के बीच में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये स्टार्ट हो रहा था कि कुछ निगेटिवली चार्ज भी एमिनो एसिड्स होते हैं, अगर उनको डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस के समय में एमआरएनए से इंटरेक्ट करना पड़ता है तो एमआरएनए बीइंग ए न्यूक्लिक एसिड इट इज ऑलरेडी निगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट्स अवेलेबल एट देयर शुगर बैकबोन। उस केस में क्या होते हैं कि अगर आपको एक एडाप्टर मॉलिक्यूल के तौर पे इसको लिया जाता है जो एमआरएनए और एमिनो एसिड के बीच का एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का काम करता है। आज वूफिंग थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थक गया हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। आपके पास में ये टोटल 4 डोमेन्स होते हैं, जिसमें ये एक्सेप्टर आर्म पाया जाता है। एक्सेप्टर आर्म देखेंगे कि 3 प्राइम पे और 5 प्राइम पे एक लेंथ का डिफरेंस होता है, तो ये आपस में बेस पेयरिंग करते हैं इंट्रा चेन, और 3 प्राइम ओवरहैंग होता है जिसपे 3 प्राइम एंड पे एक एक्सेस आपके पास में CCA सीक्वेंस 5 प्राइम CCA सीक्वेंस पाया जा रहा है, जो आपके एक्सेप्टर आर्म की तरह काम करते हैं। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब भी आपका आएगा ट्रांसलेशन में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके एक पहले पढ़ना होता है द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, यानी अटैचमेंट ऑफ एमिनो एसिड टू द टीआरएनए। तो दिस 3 प्राइम ओवरहैंग जो आपका CCS सीक्वेंस दिख रहा है वही एमिनो एसिड को एक्सेप्ट करने का काम कर रहा होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एमिनो एसिड ऑन चार्जिंग, यानी जब आप कोई भी एमिनो एसिड को टीआरएनए साइट अटैच करते हैं तो उसको चार्जिंग या एमिनो एसाइलेशन प्रोसेस बोला जाता है। ये आपका एमआरएनए है नीचे में, जो जिसके ट्रिपलेट कोडोन को वो एंटी कोडोन लूप से रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, एंड देयर बाय करेक्ट रिकॉग्निशन के बाद में वो ऊपर से एमिनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन पे ट्रांसफर करने का काम करता है। जितने भी टीआरएनए होते हैं वो अपने जीन से आरएनए पॉलीमरेज 3 से रिकॉग्नाइज करके ट्रांसक्राइब किए जाते हैं, और ये सिर्फ जीन टीआरएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। पिछले स्लाइड में जैसा मैंने बताया कि ये 5S राइबोसोमल आरएनए से भी आपका सिंथेसिस टीआरएनए के ही जीन से किए जाते हैं। टोटल आरएनए का कॉन्सेंट्रेशन में 15% टीआरएनए और 15% टीआरएनए और लगभग 50% के आसपास में
mRNA पाए जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली आरएनए के बारे में एक थोड़ा बहुत भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप किया होगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आगे के वीडियोस के लिए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा या कंफ्यूजन होगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के मेरे से पूछिएगा। मैं आपको आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स विथ यू। थैंक यू सो मच।